हेलो एवरीवन। यह वीडियो एक रिवीजन पर्पस से है जिसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो कि जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस से रिलेटेड होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पूरा कवर करेंगे। और थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हो सकती है क्योंकि दिन का समय है तो मार्केट थोड़ी खुली हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। When was the first constitution assembly election held in India? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, उससे रिलेटेड हम कंटेंट भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? आवाज में थोड़ी दिक्कत रहेगी तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो 1946 में हुआ था और इसकी जो फर्स्ट टाइम डिमांड की गई थी वो 1934 में एम.एन. रॉय ने किया था। इनका पूरा नाम मनवेंद्र नाथ रॉय था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे और फिर परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ठीक है, ये कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ, उसको भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो जो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग बनी थी, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान एक आया था जो कि अंग्रेजों के द्वारा था और उसमें 3 लोग थे। पैथिक लॉरेंस जो थे वो चेयरमैन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अच्छा, अब इसमें ये चीज था कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें मतलब जो सीट दिया जाने वाला था या जो मेंबर उसमें इलेक्ट होने वाले थे उसके अकॉर्डिंग कुछ सीटें बनी थी। ठीक है, तो उसमें 296 और 93 टोटल 389 थे। और ये पूछा जाता है कि जो 93 थे वो नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट, मतलब कि जो कोई राजा रजवाड़े थे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने किसी को अपने मनोनीत किया था कि आप मतलब इस सीट के अकॉर्डिंग जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें आप सीट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपकी हिस्सेदारी रहेगी। ठीक है, ये कुछ पॉपुलेशन के बेस पे ये सीट आमंत्रण किया गया था। और 296 जो था वो इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये नीचे वाला 292 फ्रॉम 11th गवर्नर प्रोविंसेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और आप देखिए ये जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जो लिखा गया था उसको इंग्लिश में लिखने वाले प्रेम बिहारी राय यादव थे और हिंदी में लिखने वाले थे वसंत कुमार वैद्य। ठीक है, तो हम इसके एक ट्रिक से हम याद किए थे, मतलब मैंने याद किया था। जो हिंदी जैसे वैद्य है तो वैद्य मतलब जो वैद्यशाला होते हैं, जो पहले के कोई बीमार पड़ता था तो वैद्य जी को बुलाया जाता था। तो हिंदी वो हमारे संस्कृति में होता था, भारत की संस्कृति में, तो हिंदी से वैद्य मैंने याद किया था। और इंग्लिश जो ये प्रेम वगैरह होता है वो अंग्रेजों का शब्द है, मतलब जैसे कि लव वगैरह। ठीक है, तो वहां पे होती थी। ठीक है, तो ये प्रेम इंग्लिश से लिया गया। ठीक है, इलेक्शन जो हुआ था जुलाई अगस्त में हुआ था 1946 में। और इसमें मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा सीटें मिली थी वो 208 कांग्रेस को मिली थी और मुस्लिम लीग जो 73 सीटें थी जो कि बाद में सेपरेट हो गई थी, ये इनको अपना पाकिस्तान वगैरह चाहिए था। ठीक है, इंडिपेंडेंट 15 सीटें थी, यहाँ पे सीट वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर बाइकआउट ऑफ मुस्लिम लीग रिमेनिंग सीट 299 थे। आफ्टर पार्टीशन मतलब पार्टीशन के बाद मतलब कि कुछ सीटें, मतलब जैसे यहाँ के लोग वहाँ गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए, कुछ लोगों का जो मुस्लिम लीग थे उसके माइंड सेट चेंज हुआ था, तो वो सारी चीज़ों को लेके जो लास्ट में सीटें बची थी 299 सीटें बची थी। ठीक है, वो संविधान सभा में। ठीक है, और जो 9 दिसंबर जो मैंने बताया था कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो पहली बैठक हुई थी उसमें 211 मेंबर अटेंड किए थे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते जाएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, मतलब ऑल ओवर मैं धीरे धीरे करके सारा ही सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे बनाऊं, क्या कंटेंट दूं। ठीक है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा का मुख्य मसौदेकार, इसको ड्राफ्ट बोलते हैं, था जिसे
जिसने संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार किया था, वो एस एन मुखर्जी थे। ठीक है, एस एन मुखर्जी। और अच्छा सॉरी, ये जो एस एन मुखर्जी थे और तैयार करने वाले, और के एम मुंशी मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। कई बार होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड और मेंबर में, तो जो मेंबर थे वो के एम मुंशी थे और हेड जो थे वो आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे। चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस, अच्छा ये जैसे कि ये ये जो थे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे। तो जैसे कि मतलब ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस, बिजनेस मतलब होता है जैसे कि कोई व्यापारी होता है तो वो गांव वगैरह में या कस्बों में मुंशी लोग रखते थे। पहले के समय में मुंशी लगते हैं, आज के समय में लोग मैनेजर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मुंशी वर्ड मैंने याद किया था ऑर्डर ऑफ बिजनेस से। ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था, यहाँ पे देखिए टू मेजर फंक्शन थे। एक लॉ मेकिंग बॉडी थी, अच्छा, जो एक कानून बनाती थी और एक संविधान बनाती थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रेसिडेंट जो था लॉ मेकिंग बॉडी का थे वो जीवी मावलंकर थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था उसमें जो राजेंद्र प्रसाद आफ्टर इलेक्शन, मतलब जो भी चुनाव हो गया था तो उसके बाद पहले जो थे जो 11 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की बैठक उसमें। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पोररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट इसलिए बोलते हैं उन्हें क्योंकि 9 दिसंबर को जो उनकी बैठक हुई थी उसके प्रेसिडेंट ये थे। फिर उसके बाद शायद ये बीमार वगैरह पड़ गए थे। ठीक है, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होता है लॉ मेकिंग बॉडी का, वो टीटी कृष्णमचारी और एच सी मुखर्जी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कई बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर एग्जाम अगर थोड़ा डीप में पूछता है तो ये पूछ सकता है। पर लॉ मेकिंग बॉडी का प्रेसिडेंट है जीवी मावलंकर, इनका इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है इसमें बहुत सारा चीज जो कि अननेसेसरी है, अननेसेसरी नहीं कह सकते, बट एग्जाम से उतना रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, और सेकंड कह रहा है कि ए सेपरेशन ऑफ फंक्शन रेदर देन पावर इज फॉलोड। ठीक है, ऑल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो सरकार के सारे जो मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स है या जितनी भी बॉडी हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने से वो काम नहीं करती हैं। कई बार होता है कि नहीं, आदमी कहता है कि ऊपर से दबाव आ रहा है या हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सारी बॉडी इनकी इंडिपेंडेंट है। तो इसमें हिंदी में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार के 3 प्रमुख अंग है, अर्थात विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सही है, लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, इसमें एक होता है कि जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ, लेजिस्लेचर क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब ये कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है, मतलब इसको बोलते हैं कार्यपालिका, जैसे पुलिस वगैरह है। ठीक है, तो कोई अगर कानून बन गया तो उसको पुलिस जो है उसे इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं। अगर जैसे मान लीजिए जैसे कि एक कानून बन गया कि कोई फेस्टिवल आ रहा है तो 4 लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये कार्यपालिका करेगी। और ये जुडिशरी, जुडिशरी क्या करती है? लॉ रिव्यू करती है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपका फंडामेंटल राइट वगैरह का हनन हो जाए या कोई भी आपके साथ जास्ती हो जाए। ठीक है, या गलत हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने लागू कर दिया और क्या बोलते हैं, और आपके साथ कोई गलत स्टेप उठाया जाए, मतलब कि किसी के साथ कोई गलत ना हो उसके लिए एक जुडिशरी जो बैठी है, सुप्रीम कोर्ट जो बैठी हुई है, वो एक बार कोई भी कानून को रिव्यू करती है। ठीक है, मतलब देखती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम? अच्छा, ये रटने वाली चीज है। निकोलस कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल के गणितीय पूर्वानुमानात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये कोपरनिकस जी थे। ये आपका एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं दे रिवोल्यूशनरी ऑर्बियम कोलेस्ट्रियम जो रूल था 5043 में बनाया गया था। ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, मतलब हेलियोसेंट्रिक से मॉडल बेस्ड है। ठीक है, तो इसे कोपरनिकस ने बनाया था। इसका नाम था दे रेवोल्यूशन बस ऑर्बियम कोलेस्ट्रियम। ठीक है,
कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, अगर कुछ छूटता है तो उसको हम लास्ट में कवर करते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अच्छा ये ज्योग्राफी से है। देखो भारत बोल रहा हूँ, सॉरी। यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ था वो बिग बैंग थ्योरी से हुआ था, ठीक है। यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम एन एक्सप्लोजन, जैसे कि कहा जाता है कि जैसे कि जो हमारा सौरमंडल है या ब्रह्मांड है, जो भी कह सकते, यूनिवर्स जो है वो पहले एक मतलब एक गोल गोल या गोल कर सकते हैं, मतलब एक टुकड़ा था जो कि अचानक से उसमें विस्फोट होता है और बहुत सारे प्लैनेट बन जाते हैं और सूर्य बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा बताया गया है बिग बैंग थ्योरी में कि यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम एन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंटियर ने अपने कुछ डेफिनेशन दिए हैं, एडवर्ड ह्यूबल ने कुछ अपने डेफिनेशन दिए हैं। तो लेमेंटियर ने कहा 1931 में, जो इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि ये इन्होंने बताया कि मतलब कि जो हमारा सेलेस्टियल बॉडी है, सौरमंडल का जो प्लैनेट है या जो हमारा सौरमंडल है वो मतलब हमेशा वो विकसित हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे जैसे एक्सप्लोजन हुआ ना तो वो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा सौरमंडल घट रहा है या एक फिक्स्ड एरिया में वो कवर है, नहीं, वो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ बिग बैंग थ्योरी ऑल्सो नोन एज ए एक्सप्लोजन 13.8 बिलियन ईयर एगो, ये बताया गया है कि 13.8 बिलियन ईयर एगो जो बिग बैंग थ्योरी का है वो हुआ था, मतलब ये एक्सप्लोज हुआ था, मतलब फटा था। फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सौर मंडल है वो 4.8 बिलियन ईयर एगो है, ठीक है। अच्छा, ये नेबुलर थ्योरी जो था वो 1755 में था, ये बहुत पहले आ गया था, जब ये लेमेंटियर के ये सारी चीज़ों को देने से पहले। बाई एम्यूनल कांट, नेबुलर थ्योरी वही है जो कि मतलब कि एक हमारा जो धरती हो या जो सारे प्लानिट हो वो एक नेबुला की तरह, एक नेबुला आप समझ रहे हैं, जैसे कि मतलब कि कोई गैस का टुकड़ा की तरह या कोई कंकड़ की तरह बहुत सारे वो एक जगह इकट्ठा थे, ठीक है। तो उसको वो ये नेबुला बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेबुला अ गियांट क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब धूल धूल मिट्टी का जो भी होता है और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था। नेबुला जो था वो बहुत बड़ा बादल टाइप का था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानेटेस्मियल थ्योरी जो था 1905 में बाय थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने दिया था। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि प्लानेटेस्मियल थ्योरी जो था, सॉरी बहुत थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है बाहर में, ठीक है। मेरा घर बालकनी के पास में ही है, ठीक है, बाहर तो उसके लिए सॉरी। प्लानेटेस्मियल थ्योरी जो था वो 1905 में था, जो कि थॉमस चैम्बरलिन ने बनाया था, और फॉरेस्ट रे मोल्टन 1905 ने। इसको ये रटने वाली चीज़ है, कई बार ये पूछता है स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दिया था, तो फ्रेड हॉयले, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने दिया था। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ये एज है कि हमारे ब्रह्मांड का कितना साल हो गया है, 13.8 बिलियन ईयर हो गया है। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट 29 माइल्स 47 या 47 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका मरकरी है, ठीक है। मरकरी जो है 88 दिन में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। अच्छा, रिवॉल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस में बता देता हूँ। रोटेशन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि रोटेशन होता है कि आप मान लीजिए जैसे कि एक लट्टू जो होता है वो अपने, जैसे कि वहाँ पे नीचे कुछ जो उसमें होता है, क्या होता है, कील जो होता है, कील पे भी वो नाच रहा है और ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है, मतलब एक सर्किल भी बना रहा है। तो जो जो अपने एक्सिस पे नाच रहा है, जैसे कि वो कील है उसी पे घूम रहा है गोल गोल, तो वो हो गया आपका रोटेशन। और ऐसे एक सर्किल भी बना रहा है तो वो हो गया रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब आप ये एरो को देखिएगा, अगर ये मान लीजिए लट्टू है तो वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे एक ही जगह पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्किल में, ठीक है। तो ये हो गया रोटेशन आपका। और मान लीजिए जैसे कि ऐसे नाचते हुए ऐसे एक सर्किल भी बना रहा है, ठीक है, तो ये हो गया रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन से आपका दिन रात होता है और रिवॉल्यूशन से आपका मौसम चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, अच्छा यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है, यहाँ पे बताया गया है कि लॉन्गेस्ट रिवॉल्यूशन नेपच्यून का होता है, क्योंकि ये बहुत दूर होता है, ठीक है, लास्ट में।
इसके बाद प्लूटो होता है, जो कि प्लूटो को हटा दिया गया, अब उसे हम अपने ग्रहों के श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं उसे, ठीक है। अब ये लॉन्गेस्ट रिवॉल्यूशन जो है नेपच्यून का 165 ईयर्स है, ठीक है, और शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन जाहिर बात है कि ये मरकरी का होगा, क्योंकि मरकरी सबसे पहले पास में है सूर्य के, तो वो जल्दी चक्कर लगा लेगी। अब ये इतना दूर है तो ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। और फास्टेस्ट रोटेशन अपने ही एक्सिस पे ऐसे, ये जो है ना अपने ही एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो वो जुपिटर है। और स्लो सबसे धीरे कौन घूमता है, ये वेनस है, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए ये तो आप इजीली याद कर लेंगे कि सबसे पहले मरकरी है तो जल्दी वो खत्म कर देगा रिवॉल्यूशन, और ये दूर कर देगा तो नेपच्यून को ज़्यादा समय लगेगा, 165 ईयर्स लगता है। पर ये फास्टेस्ट रोटेशन जुपिटर, जो जुपिटर है उसका फास्टेस्ट रोटेशन है, ठीक है। तो इसके जो दिन और रात है ना वो बहुत कम समय के लिए होते हैं, मतलब दिन तुरंत हो जाएगा, तुरंत रात हो जाएगा, फिर दिन हो जाएगा, फिर रात हो जाएगा। और ये जो वेनस है ये बहुत स्लो रोटेट करता है, ठीक है। तो इसका जो दिन होगा वो बहुत लंबा चलेगा, इसका रात होगा तो बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज देखते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब ये पत्थर का है, मतलब मेड ऑफ रॉक, ठीक है। ऑल्सो इंटीरियर प्लैनेट, ठीक है, इसलिए इनको इंटीरियर प्लैनेट कहते हैं। और ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, ये एक तरीके का मतलब ये क्लाउडी होते हैं, मतलब क्लाउड होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कैसे बता सकता हूँ इसे, जैसे कि ये अगर हम इन्हें पानी में डालेंगे तो ये डूबेंगे नहीं, ठीक है, ये तैर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके है, इस पे हम कोई भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कोई मतलब कि कोई सैटेलाइट वगैरह या कोई भी जैसे कि रोवर होता है, कैसे बता सकते हैं इस पे, इसको हम बता सकते हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैसियस जिगांट है, मतलब ये गैस का गोला है, ठीक है। आप यूँ समझिए कि ये गैस का गोला है। अगर आप इस पे सोचेंगे कि मैं इस पे खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, मतलब खड़ा होकर चलूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर पहुंच भी जाते हो, वैसे तो पहुंचना ही अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है आज से 1000 साल बाद लोग पहुंचे इधर इसके आसपास, पर इस पे आप खड़ा नहीं हो सकते क्योंकि ये गैसियस है, ठीक है। और ये जो है आपका यूरेनस और नेपच्यून जो है आइस है, मतलब ये पूरा बर्फ का गोला की तरह है, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। और ये लेस डेंसर होता है और ये हाई डेंसर होता है, मतलब अगर इसे पानी में डाला जाए, जो कि नामुमकिन है कि आप धरती को पानी में डाल पाओ, तो ये क्या होता है, डूब जाता है, ठीक है, और ये नहीं डूबता है। और यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसलिए इसको इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं, इसको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। आप यहाँ से साइज के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं, जे सन ईवीएम लास्ट वाला मरकरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जुपिटर, सन से हो जाएगा आपका सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, और यहाँ पे मार्स, ठीक है। ये साइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, अर्थ है, वेनस है, मार्स। आप इसको याद रखिएगा, और लास्ट में मरकरी, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे वही लिखा गया है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी, ठीक है। व्हाट इज द जोन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, ये बता देता हूँ आपको, जैसे कि इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए एक सर्किल, चलिए इसको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, सबसे बड़ा ओशियन जो है पैसिफिक, इसको हम पैसा से याद करते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है आपका, इसको पैसा से याद कर सकते हैं, PAISA, पैसा, ठीक है। लास्ट में याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि आप सेकंड वाले में आर्कटिक बोल दें ए की वजह से, ठीक है। तो लास्ट में आर्कटिक होता है पैसा। इसको मैं आगे बताता हूँ, ये फ्रिजिड जोन क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 डिग्री यहाँ पे बता दिया गया। अच्छा, ये जो सर्किल ऐसे लेटा हुआ है, इनके नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है, और सेम चीज लॉन्गिट्यूड में नहीं होता है, लेटीट्यूड में होता है। इसको कैसे याद रखते हैं कि लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड है, ठीक है। अब अगर लेटा हुआ लेटीट्यूड है तो बच गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे
आपका इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड में, पर अगर आप पोल पे जाएंगे तो वो डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और कम होते 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 एक पीक पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेटर पे डिस्टेंस होता है वो 111.32, ठीक है, और इसका हम देख लेते हैं। तो इसका इसका 111 होता है, ठीक है, और ये हमें याद कर लेते हैं कि जो लेटिट्यूड है, जो लेटा हुआ है 181, ठीक है, और लाइन ऑफ लेटिट्यूड 181 है, और लेटिट्यूड सर्किल जो है, मान लीजिए जैसे कि ये ऐसे गया पीछे, ऐसे जाके ऐसे पीछे से सर्किल होते हुए आया होगा, ठीक है, तो ये आपके 181 है, और एक समय पे आके एक पीक पॉइंट पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक यहाँ पे ये ऐसे सर्कल नहीं हुआ होगा, एक एक पॉइंट टाइप का हो गया होगा, एक डिसमिल हो गया होगा। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें इमेजिनरी हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई किसी ने ड्रॉ किया है। ठीक है तो ये अगर सर्किल पूछा जाए तो 179 है, और अगर लैटिट्यूड पूछा जाए तो 181 है। सॉरी। एवरी लॉन्गिट्यूड इज अ ग्रेट सर्किल। यहाँ पे आप देखिएगा, डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। अच्छा ये इक्वेटर है, ये ऊपर वाला नॉर्थ है हेमिस्फीयर है, ये नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, और ये प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 लॉन्गिट्यूड। अच्छा ये आपका समय बताता है। ठीक है, ये जब हम टाइम जोन पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम जोन स्टार्ट हो रहा है, लग रहा है। जो आपका ये एक सेकेंड, ये जो टाइम जोन वाला लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और 180 डिग्री ईस्ट और ईस्ट या वेस्ट अब इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू पैसिफिक ओशियन। अच्छा सॉरी, इंटरनेशनल जो आपका डेट लाइन है वो पैसिफिक ओशियन से क्रॉस होता है, और ये जो जिगजैग हो रहा है वो एक कंफर्ट जोन के हिसाब से जो टाइम डेट को डिसाइड करने के लिए कंफर्ट जोन से ये बनाया गया है। ठीक है, और ये जो आपका फ्रिजिड जोन था वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका अर्थ के एकदम 0 डिग्री पे है। ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है, ठीक है, ये 23.5 पे। नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ टेम्परेट बोलते हैं इसको। ठीक है, 23.5 से लेके 66.5 तक नॉर्थ टेम्परेट। और ये जो ऊपर वाला है ये फ्रिजिड जोन है, ये जो नीचे वाला है ये फ्रिजिड जोन है। अच्छा जो हम जो सारे ओशियन को हम रट रहे थे कि पैसा, ठीक है, पैसिफिक, अंटार्कटिक, ठीक है, जो ऊपर था यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अटलांटिक, सॉरी, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक। ठीक है, जो आर्कटिक है आपका वो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये वाला, ये आपका आर्कटिक सर्किल है। यहीं पे आपका समुद्र है, ठीक है, सॉरी महासागर, आर्कटिक ओशियन। इम्पोर्टेंट, अच्छा ये टॉरिड जोन, द डायरेक्ट रे ऑफ द सन falls only between the tropic of cancer and tropic of capricorn known as a torrid zone। अच्छा इसको ये बताया गया है कि जो हमारा सूर्य है उसकी जो रोशनी है वो डायरेक्टली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही पड़ती है, इतने ही के बीच में पड़ती है। ठीक है, नहीं कि और इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। पूछ सकता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक आपका टॉरिड जोन होता है। अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डिड द अर्लीस्ट आयरन ऑब्जेक्ट अपीयर इन द ओवरलैप बिटवीन द नियोलिथिक एंड मेगालिथिक फेज। अच्छा ये साउथ इंडिया में होता था। ये क्या बोल रहा है कि आपके भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच ओवरलैप में सबसे पहले लोह की वस्तुएं दिखाई दी। ठीक है, तो वो साउथ इंडियन में था। ये आपको याद करने वाली चीजें हैं। ये देखिए ऐसे, मतलब जैसे जैसे ह्यूमन काइंड विकसित होता गया तो
अब जो वहाँ के लोग थे, मतलब साउथ इंडिया के, वो सोचने समझने की उनकी धीरे धीरे बुद्धि विकसित होते गई, तो ये ऐसे करके ढांचा बनाने लगे वो बड़े बड़े पत्थरों से। ठीक है, तो उसी को पूछ रहा है। तो वो कहाँ के थे? तो वो साउथ इंडिया के थे। अच्छा, यहाँ पे आपको बता देते हैं, जो CJ थॉमसन थे, वो उन्होंने क्लासिफाई किया था जो हमारा हिस्ट्री है, जो प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री है, उसको जो उन्होंने किया था स्टोन एज, ठीक है, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। इन्होंने जो CJ थॉमसन थे, उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, स्टोन एज को इन्होंने ऐसे डिवाइड किया था। तो स्टोन एज आपका जो था उसमें भी 3 था, पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। सॉरी, आवाज कट गई थी। जो आपका स्टोन एज है वो 5 लाख से लेके 12,000 BC तक चला था, और मेसोलिथिक जो था वो मिडिल स्टोन एज कहा जाता है, और इसमें 12,000 से लेके 10,000 तक चला था समय। और नियोलिथिक में पोट्री स्टार्ट हुई थी, मतलब जिसमें बर्तन में लोग पानी वगैरह डाल के पीने शुरू कर दिए थे इस एज में, नियोलिथिक में। ब्रॉन्ज एज एलॉय ऑफ कॉपर और टीन से मिलके, मतलब जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टीन से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये इसको इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, वो 25,000 BC से लेकर 1750 तक चला था। और ये आयरन एज मेगालिथिक, ये साउथ इंडिया में चला था, ये 1500 से लेकर 500 BC तक चला था। ये टाइम ड्यूरेशन है, वही टाइम ड्यूरेशन आपको याद रहना चाहिए कि 1500 BC से लेके 500 BC तक आयरन एज चला था। कोई कोई किताब में थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, ठीक है, पर ये आपका, आप इसको देखिएगा, ये टाइम ड्यूरेशन आपको याद होना चाहिए, 25,000 BC से लेकर 1750 BC तक। ठीक है, ब्रॉन्ज एज चला था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये शायद 25,000 BC नहीं, 2500 BC है, सॉरी, ये 2500 BC है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार गूगल कर लेता हूँ। ठीक है, ये 2500 BC है आपका। ठीक है, और यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द आयरन एज। ठीक है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल सरप्लस। ठीक है, द सिरेमिक एसोसिएटेड विथ दिस एज वाज पेंटेड ग्रे वेयर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग द आयरन एज। अच्छा, ये जो आपकी जो पोट्री हैं, उनके मतलब ये शॉर्टकट होते हैं, जैसे फुल फ्रॉम, ये ओक्रे कॉलर्ड पोट्री, ब्लैक एंड रेड वायर। ठीक है, तो ये कई बार होता है कि ये शॉर्टकट देके ये पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, या पूछ लेता है कि जैसे OCP लिखा हुआ है तो C का मतलब क्या होगा या P का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि लौह युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बड़े शहरों की स्थापना बड़े पैमाने पर अधिशेष के आधार पर हुई थी। इस युग से जुड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन चित्रित ग्रेवेयर था, या लौह युग के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। अच्छा, तो इसका आपका आंसर होगा पहला और दूसरा। ठीक है, इसमें द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फ्लरिश ड्यूरिंग, अरे नहीं नहीं, ये देखिए, ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हो सकता है, जिसमें इसमें ये हो रहा है कि ये तीसरा तो एकदम बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हुआ था, वो आपका ब्रॉन्ज एज था, और ये आयरन एज जो था आपका, ये साउथ का था। ठीक है, तो ये जो इंडस, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो सिंधु नदी है वो तो भाई नॉर्थ में है। ठीक है, और आयरन एज आपका साउथ में चला था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए, ये थर्ड वाला ऑप्शन गया, सेकंड फर्स्ट वाला ऑप्शन गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, बी और डी। ठीक है, तो द सिरेमिक एसोसिएटेड विथ दिस एज वाज पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, ग्रेवेयर पोट्री चली थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट लार्ज सिटी टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल सरप्लस। ठीक है आपका, यहाँ पे आप देखिए OCP, OCP का मतलब होता है नियोलिथिक एज। जो OCP चला था वो नियोलिथिक एज में चला था। यहाँ पे देखिए OCP का फुल फॉर्म है ओक्रे कलर्ड पोट्री। ये आपको याद होना चाहिए, OCP कब चला था, नियोलिथिक एज में चला था।
ओसीपी और बीआरडब्ल्यू कैलोथिक एज में चला था, और ओसीपी, बीआरडब्ल्यू और पीजीडब्ल्यू ये हड़प्पा के समय में चला था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में था। पीजीडब्ल्यू का आपको याद होना चाहिए फुल फॉर्म, पेंटेड ग्रेववेयर पोट्री जो था आपका। और ये पीजीडब्ल्यू ये अर्ली आयरन एज था, और ये एनबीपीडब्ल्यू जो था आपको लेटर आयरन एज, मतलब आयरन एज के बाद में चला था, और ये आपका आयरन एज से पहले चला था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर ही ऊपर देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी लेवल हो जाएगी। ठीक है, और उतना डीप तो मुझे भी नहीं पता। मैं ये वीडियो रिवीजन पर्पज से बना रहा हूँ। ठीक है, खुद भी रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, आगे के सीजीएल मेंस है, देखते हैं। मेरा भी है सीजीएल मेंस ऑलमोस्ट, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। नंबर ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लग रहा है कि हो जाना चाहिए प्रीलिम्स। ठीक है, 141.5 बन रहे हैं मेरे मार्क्स, और मेंस की तैयारी में जोरों शोर से लगे हुए हैं। ये रिवीजन कर रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत फाउंडेड आगरा सिटी। अच्छा, ये जो आगरा सिटी है उसे सिकंदर लोदी ने बनाया था, मतलब सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। लोदी डायनेस्टी के थे। इसका हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मार्केट का शोरगुल आ रहा होगा। लोदी डायनेस्टी इंट्रोड्यूस डबल डोम आर्किटेक्चर, जो कि मौत की मस्जिद बोलते हैं। तो ये आपका पूछ सकता है डबल डोम स्ट्रक्चर किसने स्टार्ट किया था, वो लोदी डायनेस्टी का था। लोदी डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था, उसमें सिकंदर लोदी ने किया था, और आगरा सिटी जो बसाया था वो सिकंदर लोदी ने बसाया था, और इसका नाम पेन नेम गुलरुखी था। ठीक है, यहाँ पे जो डायनेस्टी हैं, जो जितने भी सुल्तान हुए, उन्होंने ये देखते हैं एक सीक्वेंस में एस के टसला एस के टसल। ठीक है, एस के टसल करके ये जो स्लेव डायनेस्टी है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। 1206 से लेकर 1290 तक, ये टाइम ड्यूरेशन आपको याद होना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी जो था, गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर 1290 तक। ऑल्सो नोन एज ए मामूलक डायनेस्टी भी बोलते हैं, और ये इल्वरी ट्राइब्स भी बोलते हैं। ये जहाँ से आए थे वो इल्वरी ट्राइब, मतलब जनजाति है। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक, और तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक, सैयद डायनेस्टी 1415 से लेकर 1451 तक, और लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक। ये आपको टाइम ड्यूरेशन आपको याद होना चाहिए। इन द रेफरेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत was द ग्रुप ऑफ 40 चालीसा किसने स्टार्ट किया था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा का समूह क्या था, किसने स्टार्ट किया था, उसके बारे में देखेंगे। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के साइड में देख रहे हैं कि मतलब कि जो एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आते हैं, उसके सीक्वेंस में हम बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ होगा जिसमें आपको लगेगा कि छूट जाएगा, बट वो लास्ट में धीरे धीरे कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये मैं वीडियो खुद के रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, दूसरों के लिए भी अगर कोई बेनिफिट हो सकता है तो आप देखिएगा। इसका आपको नोट्स के लिंक चाहिए होगा तो मैं व्हाट्सएप पे नंबर दे दूंगा, आपको पूरा लिंक भेज दूंगा, सारे मतलब पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, अगर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 देयर आर द मोस्टली powerful Turkish slave Iltutmish who took the power of Interregnum following the Sultanate Razia killing। ठीक है, अच्छा ये मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। जो ग्रुप ऑफ 40 था, वो जो चालीसा प्रथा जो थी उसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। जो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, जिसको मामूलक डायनेस्टी भी बोलते हैं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे 1206 से लेकर 1210 तक। वो मर गए थे चौगान खेलते, जो कि पोलो बोलते हैं जिसको। और इनका बेटा जो इल्तुतमिश था, उसने ये इम्पोर्टेंट फैक्ट देखा जा रहा है पूरा, मतलब हिस्ट्री नहीं रिवीजन किया जा रहा है। वो 1210 से लेकर 1236 तक की शासन किया था, जो कि 26 साल है, अच्छा खासा उसने शासन किया था। इंट्रोड्यूस किया था टका, सिल्वर कॉइन, जीतल, कॉपर कॉइन और इक्ता सिस्टम। ये इक्ता सिस्टम बाद में बंद कर दिया गया, ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, किसने बंद किया, आप बने रहिए। क्रोनिकल ड्यूरिंग द राइन, अच्छा इल्तुतमिश के समय में
मिनहाज सिराज तबक्ते नसीरी लिखा गया था। मिनहाज सिराज किसने लिखा था? तबक्ते नसीरी। ठीक है, अब ये इन्होंने इसको लिखा या इसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि नाम किनका है, बट आप देखिएगा तबक्ते नसीरी नाम आया तो मिनहाज सिराज है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ए तवारिक। अच्छा, ये इल्तुतमिश के बाद जो लेडीज पहली दिल्ली की पहली सुल्तान रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक है, लेडीज बनी थी जो सुल्तान बनी थी, और ये आखिरी थी, इनके बाद कोई लेडीज नहीं बनी। ये बेटी थी इल्तुतमिश की 1236 से लेकर 1240 तक। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी रूलर ऑफ इंडिया। अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर था, जो कि थोड़ा सा विद्रोह वगैरह कर दिया था और इनके हस्बैंड को मार दिया था। ठीक है, तो ये गई और अल्तुनिया से ही शादी कर ली, बट इनके अल्तुनिया का ये एक तरीके का चाल था इनको शादी करके फंसाना, और शादी करके फंसा के इनको एक कॉन्स्पिरेंसी रचा उसने और षड्यंत्र रचा, और जिसके वजह से ये कैथल में मारी गई। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1240 एडी में रजिया बिकम द विक्टिम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड वाज असैसिनेटेड नियर द कैथल। दिक्कत क्या हुआ था कि जब ये रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पे बैठी, तो ये जो अल्तुनिया था, ये भटिंडा का गवर्नर था, इसको ये चीज पसंद नहीं आया। ठीक है, पसंद नहीं आया और ये अपना विद्रोह कर दिया, ये अपने आप को स्वतंत्र राज्य की तरफ लेके जाने लगा। ठीक है, तो अब ये रजिया सुल्तान क्या किया, इन्होंने दिल्ली से गई कि हम जा रहे हैं अब अल्तुनिया पे से लड़ाई करने या युद्ध करने। ठीक है, भटिंडा पे इन्होंने चढ़ाई की, पर इन्होंने क्या किया, अपने गई थी इससे दुश्मनी करने और इसी से इन्होंने शादी कर लिया। तो ये भी बहुत चालाक था कि हाँ भैया ठीक है, तुमने बहुत बड़ा सेना लेके आया तो तुमसे शादी वादी कर लेते हैं, अब आगे तुमको निपटा भी देंगे। तो फिर जब वो रिटर्न हो रही थी तो कैथल में उनको निपटा भी दिया। अब यहाँ पे बलबन आते हैं, बहुत सारे इसके बीच में एक दो सुल्तान बनते हैं, पर वो बहुत पावरफुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बलबन आता है 1266 से लेकर 1287 तक। वो अबॉलिश करता है चलीसा एंड मेड अ किंग ऑफ सुप्रीम। ठीक है, वो चलीसा जो आपका है इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था चलीसा प्रथा, उसको बलबन ने खत्म कर देता है और मेड अ किंग सुप्रीम। और इसने कहता है कि मतलब जो किंग है वही सुप्रीम है। और सजदा और पैबोस नामक एक प्रथा इसने स्टार्ट की, मतलब जैसे सजदा में होता है कि मतलब जो राजा हैं, जो सुल्तान हैं, उनके पैरों वगैरह को चूमना सब जाहिल है। ये सब फालतू चीज इन्होंने स्टार्ट किया था कि मतलब कि किसी के पैर को चूमो और यही सुप्रीम है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, इसको केवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री एक ही लाइन में कंप्लीट करेंगे। विच इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म द tetramer and facilitate the diffusion of water and some small unmodified solution across cellular membrane. एक्वापोरिन्स ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहले मैं सोच रहा था कि जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक सीक्वेंस में खत्म करूं और फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रिवीजन एक सीक्वेंस में खत्म करूं। ठीक है, मतलब साइंस एक साइड और ये हिस्टोरिकल, जियोग्राफी, पॉलिटी, जो जीएस का पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको मैं एक सीक्वेंस में खत्म करूं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एक्यूरेटली डिपिक्ट द इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये मतलब जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जो होता है, और वो वेपराइजेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, उसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बी, तो ये जो बी वाला है वो आपका ऑप्शन सही है। इसमें क्या देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। जैसे कि ये सॉलिड है, ठीक है, तो अब सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि बर्फ है, आपका बर्फ पिघल गया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो फ्यूजन हो गया। फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो वेपराइजेशन हो गया। मतलब जैसे कि समुद्र में या कोई भी बोतल वगैरह में आप पानी रखते हो, ठीक है, या कोई भी बर्तन में आप पानी रखते हो तो वेपराइज हो जाता है, तो लिक्विड था। ठीक है, फिर अब गैस बदल गया, पर गैस लिक्विड में बदलता है तो कंडेंसेशन होता है, और लिक्विड अगर सॉलिड में बदलता है तो आपका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। अब आप इसको रट सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड होता है तो फ्यूजन होता है, लिक्विड से गैस होता है तो वेपराइजेशन होता है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड अगर हो गया
तो डिपोजिशन हो गया, मतलब गैस था और अचानक से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो आपका डिपोजिशन हो गया और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो गया, तो सब्लिमेशन हो गया। ठीक है, ये चीज आपको देखना होगा। ठीक है, और स्टेट ऑफ मैटर रिजिड होता है, फिक्स शेप होता है, मतलब जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, कठोर होता है, फिक्स शेप होता है, उसका एक एरिया फिक्स होता है। ठीक है, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिस्ट काइनेटिक एनर्जी, ये हम देखते हैं। ठीक है, और सेकंड लिक्विड होता है। अच्छा, लिक्विड का मतलब नॉट रिजिड, मतलब उसका कोई शेप आधार नहीं होता है, मतलब बोतल में डाले तो बोतल के आकार में शेप में वो चला जाएगा, और कोई कटोरी में या कोई भी बर्तन वगैरह में आप डालते हैं तो उसके शेप का हो जाता है। केवल उसका वॉल्यूम फिक्स होता है कि मतलब 1 लीटर है तो 1 लीटर है। अब 1 लीटर का अगर मतलब पानी या लिक्विड है, ठीक है, तो आप उसे बोतल में रखिए 1 लीटर के बोतल में, या उसे किसी बर्तन में रखिए, वो अपना वॉल्यूम फिक्स करता है, ना कि शेप फिक्स करता है। ठीक है, गैस का देखिए, गैस ना कि रिजिड होता है, मतलब उसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। एग्जिबिट बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी, लोवेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि जैसे कि उसके बीच में आप कुछ भी जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, ये जो आप मतलब कि ऐसे तो आपको लगेगा कि 3 स्टेट होते हैं मैटर के। ठीक है, पर चौथा पांचवा भी होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा और बोसॉन्स बोलते हैं। चौथा आपका गैस इज हीटेड एट द हाई टेम्परेचर, इट आयोनाइज एंड क्लोज। ठीक है, ये है। और पांचवा आपका बोसॉन से गैस ऑफ लो डेंसिटी कूल डाउन एट 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम दिया था सत्येंद्र नाथ बोस ने 1924 में, और आइंस्टाइन ने 1925 में। तो ये बोसॉन्स इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपका है, इसी को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, 1955 में इरिक कॉर्नल प्लस कार्ल वेमन ने बोसॉन्स, अच्छा इन्होंने तो केवल बताया था। ठीक है, प्रैक्टिकल इन्होंने किया था, इरिक कॉर्नल और कार्ल वेमन ने किया था। जो रुबिडियम गैस था। ठीक है, इसमें यह था कि जैसे कि अगर कोई भी लोग जो गैस है, आपको लो डेंसिटी की गैस है, उसको आप अचानक से ठंडा कर देते हो। ठीक है, तो उस पे ये बेस था आपका बोसॉन्स कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसको सबसे पहले रुबिडियम गैस जो है उसकी लो डेंसिटी होती है, तो इसका प्रैक्टिकल किया था इरिक कॉर्नल और कार्ल वीमन ने। ठीक है, और इसी के लिए इनको 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था, और 1999 में वुल्फ गैंग कैटर एंड बोसॉन्स फ्रॉम सोडियम। ठीक है, और इन्होंने एक सोडियम पे भी एक्सपेरिमेंट किया था। विच ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द टेरिटरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, अच्छा ये आपका है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, इसमें आप देखिए एल एफ पी आर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि मतलब कि कितने परसेंटेज लेबर्स इसमें लगे हुए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो कि रेड कॉलर जॉब्स होता है, मतलब जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, तो इसमें 54.6% है, और ये जीडीपी में इसका हाथ जो होता है 14.39% होता है। सॉरी, और इसमें जो सेकेंडरी होता है, ये ब्लू कॉलर जॉब होता है, 24.3% इसमें लोग लगे हुए हैं, और 31.46 होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जीडीपी में रोल होता है टर्शियरी सेक्टर का, जो कि व्हाइट कॉलर जॉब होता है, इसमें 21.1% लोग लगे हुए हैं, वो जबकि 54% इसका जीडीपी में रोल होता है। यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर एग्जाम में पूछता है कि मतलब कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन में दे देगा कि मतलब विच ऑफ द ऑप्शन इज बिलोंग टू द सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल, फिशिंग, पोल्ट्री, माइनिंग, क्वायरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल से उसको मैन्युफैक्चर हो रहा है। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस। ठीक है, अब देखिए माइक्रो, माक्रो, हेल्थ इकोनॉमिक्स और इकोमेट्रिक। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच कंज्यूमर्स रिसोर्स ओनर एंड फॉर्म्स। अच्छा, व्यक्तिगत निर्णय
लेने वाले इकाइयां जैसे उपभोक्ता, संसाधन मालिक और फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। अच्छा, इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जो थे एडम स्मिथ थे और एल्फ्रेड मार्शल। ये फादर्स कई बार पूछा गया है, इनके जो बुक है वो भी पूछा जाता है कि एडम स्मिथ के कौन से बुक थे। वेल्थ ऑफ नेशन थे और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जीएम कियांस जो थे जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने दिया था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके आप बुक इम्पोर्टेंट है बहुत, वो आप देखिएगा। क्लासिकल डांस, अच्छा यहाँ से हिस्ट्री के स्टार्ट होते हैं। क्लासिकल डांस जो थे 8 थे अकॉर्डिंग टू द संगीत नाटक अकेडमी, 9 अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, अब तमिलनाडु के भरतनाट्यम है, उड़ीसा के आप यहाँ पे देखिए मणिपुर, उड़ीसा के उड़ीसी के उड़ीसा है, मणिपुरी के मणिपुर है, कथक यूपी में होता है, कथकली केरला में होता है, मोहिनीअट्टम केरला में होता है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम। ठीक है, और सत्रिया जो है वो गुरु सुखदेव जो थे इनके सत्रिया डांस के फादर माने जाते हैं। व्यवहार माला रिटेन बाय मझरम मंगल नारायण नंबूरी। ठीक है, ये आपको नाम ऐसे हल्का सा एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कथकली के है ये आप नाम याद, ये थोड़ा कई बार 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 6 दिया गया है बट 5 ही होते हैं। 5 ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं। पांचा मतलब ग्रीन, काठी, नाइफ, थाड़ी, बियर्ड, करी, ब्लैक, मिनुक्का, रेडियांस। ये जो वेशभूषा है, वेशम का मतलब होता है वेशभूषा। ठीक है, मुझे बोलने की आदत नहीं है इतना 1 घंटे तक लगातार, इसलिए मैं थोड़ा सा लड़खड़ा भी जा रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फोक डांस एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव स्टेट। धंगारी गाजा महाराष्ट्र, डांडिया रस गुजरात। ठीक है, ढोलू कुनिट्ठा अर्थात कुनिट्ठा कारगा हुटर जो डांस है वो भी कर्नाटक के हुटर। सुंगी, कुनिट्ठा, देखिए ये कुनिट्ठा है, कारगा KARGA कारगा, लाम्बी। ठीक है, ये सब कर्नाटक के हैं। ठीक है, पैका जो डांस है वो झारखंड उड़ीसा साइड में किया जाता है, न कि केरला में। यहाँ पे महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र में फोक डांस ऑफ कर्नाटक, यक्षगान, वीरता वीरगासे। ठीक है, यक्षगान, हुटर, सुंगी, कुनिट्ठा, कारगा, लाम्बी, ये सारे जो डांस है, वीरगासे, कुनिट्ठा, भूत आराधना। ठीक है, कामसाले, बोलक, नागमंडला, ये सारे जो डांस है इम्पोर्टेंट डांस है। यहाँ पे आपके एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ऐसे मैं बोल रहा हूँ वो आप देखिए। यक्षगान, हुटर HUTTER हुटर, सुंगी SUNGI सुंगी, कुनिट्ठा यहाँ पे लिखा हुआ है डोलू कुनिट्ठा, कारगा, लाम्बी। ठीक है, ये कामसाले, बोलक। ठीक है, ये सब आपके कर्नाटक के डांस फॉर्म है। गुजरात के देखिए, जो गुजरात के हैं देखिए यहाँ पे गुजरात के गरबा, डांडिया रस, टिप्पणी, जुरियम, भावाई। ठीक है, ये सारे गोप रस। देखिए यहाँ पे गरबा, डांडिया, देखिए गरबा, गोपियन, डांडिया, सिदियों, पढ़हर, टिप्पणी, हुड्डो, भावाई, विंचुदो। गरबा, डांडिया रस, टिप्पणी, जुरियम, भावाई। ठीक है, ये सारे बहुत सारे डांस हैं गुजरात के, आपके फोक डांस है, वो आप देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मेदम मेपी फेस्टिवल प्राइमरी सेलिब्रेटेड? आसाम। ठीक है, आसाम में ये होता है मेदम मेप्पी। अच्छा, ऐसे हम मैंने कैसे इससे याद किया? मेदम मेप्पी बोलना बहुत आसान है। ठीक है, तो आसान है तो उससे आसाम। ठीक है, यहाँ पे छठ पूजा तो सबको पता है, सोनपुर का मेला बहुत बड़ा मेला और लगता है जानवरों का, वो बिहार में लगता है। उड़ीसा में नुआखाई, छऊ, कलिंग, राजप्रभा, रथ यात्रा, कोणार्क, बाली यात्रा, ये सब उड़ीसा के डांस फॉर्म है। आसाम बिहू, भैको, भैशंगू। ठीक है, बिहू, भैको, भैशंगू, दिहांग, पटकई, अली अई लिगांग और मेदम मेप्पी दोनों आपके आसाम के हैं, मेदम मेप्पी और अली अई लिगांग।
अम्बुबाची मेला जो कि कामाख्या टेम्पल में होता है, माजुली फेस्टिवल, रोंगकर रोंगकर फेस्टिवल। अच्छा, रोंगकर फेस्टिवल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन से ट्राइब्स इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, तो वो कारगिल ट्राइब्स है। ठीक है, नागालैंड का हॉर्नबिल नागा ट्राइब्स करती है। मिमकुट 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 जो है वो कुकी ट्राइब्स करती है। मिमकुट मिमकुट जो है कुकी ट्राइब्स करती है। औलियांग औलियांग और मोआत्सु औलियांग मोआत्सु और ट्राइब करती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोआत्सु और ट्राइब करती है। ठीक है, ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बैडमिंटन गेम एंड मैच लेंथ। अच्छा ठीक है, ये जो आपका बैडमिंटन मैच होता है उसमें कई सारे कार्ड जब दिखाए जाते हैं, ठीक है, वार्निंग वगैरह के लिए, तो उसके बारे में बताया गया। तो येलो कार्ड दिखाया जाता है वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट, रेड कार्ड तब दिखाया जाता है जब सीरियस मिसकंडक्ट। ठीक है, आफ्टर 2 येलो कार्ड, 2 येलो कार्ड जब दिखा दिया जाएगा तो उसके बाद मतलब ये जैसे कि आप बेईमानी वगैरह कर रहे हैं या आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है, उसके उसके पे ये आपको येलो कार्ड दिखाया जाता है। अब ब्लैक कार्ड होता है मतलब उसको हटा दीजिए, रिमूवल। ठीक है, रिमूव करने के लिए वो होता है। जब बैडमिंटन अदर नेम ऑफ द पूर्णा, पहले ये पूर्णा नाम से था। लव जो होता है मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट दिया गया, जैसे कि हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, तो उसमें रन वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ये लव होता है 0-0। डियाउस मतलब होता है सेम स्कोर, मतलब जितना आपका हुआ है सेम सामने वाले का भी हुआ है। कोर्ट लेंथ जो होता है 13.4 और विड्थ जो होता है 6.1। ठीक है, नेट हाइट जो होता है 5 फीट। तो ये 5 फीट मिडिल में नापते हैं, मेजर किया गया है, और जो पोल पे है वो थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच ऊपर होता है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा झुका होता है। बैडमिंटन कप रिलेटेड है, थॉमस हूबर कप, सैयद मोदी ट्रॉफी, नारंग योनेक्स, और अच्छा योनेक्स का एक बैडमिंटन वगैरह भी आता है, महाराजा रंजीत सिंह कप। ठीक है, ये आपको कप याद रखना है। Who among the author of wrote Kamayani, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल तितली, स्कंद गुप्ता, लहर एंड ममता। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है, ये बुक है, इंपॉर्टेंट याद करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है लॉन्च्ड, ये आपके जो साल हैं, कौन कौन साल पे कौन कौन सी स्कीम आई थी वो उसके बारे में लिखा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2015, 125 डे एम्प्लॉयमेंट इन 6 स्टेट, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2024। ठीक है, ये आपके सारे योजनाएं हैं, इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। ये वीडियो एक रिवीजन पर्पस से है। ठीक है, जो भी बच्चों का एग्जाम है आसपास, CGL, CHSL या MTS या प्री दे चुके हैं, वो ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ। ठीक है, धीरे धीरे कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं खुद भी रिवीजन करता हूँ। और ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।